नमस्कार। उसके बाद देखिए लास्ट क्लास में हम लोगों ने यहाँ पर अपने सर्कल वाले चैप्टर में जो भी हमारे पास सर्कल और टेंजेंट के ऊपर बेस्ड थ्योरम है उसको हम लोगों ने देखा था। लास्ट क्लास में हम लोगों ने अपनी दो थ्योरम को कंप्लीट करा है। अब उन्हीं दोनों थ्योरम के बेसिक पे हम लोग यहाँ पर अपने क्वेश्चंस को करेंगे इस वाली क्लास में। तो सबसे पहले आपके सामने आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है कि फ्रॉम ए पॉइंट क्यू, आपके पास किसी एक पॉइंट क्यू से द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू ए सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। मतलब अगर आप लेंथ ऑफ टेंजेंट लेते हैं सर्कल तक तो वो 24 सेंटीमीटर है। एंड डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर, और सेंटर से क्यू तक की डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर है। तो द रेडियस ऑफ द सर्कल इस बताइए क्या होगा। मतलब क्वेश्चन आपके पास यहां पर कुछ इस तरीके से है कि भाई यहां पर आपके पास एक सर्कल है, मैं थोड़ा बड़ा बनाता हूं इसे। यहां पर मान लीजिए आपके पास ये एक सर्कल है और सर्कल के बाहर यहां पर कहीं पे आपके पास एक पॉइंट है Q, और ये आपके पास एक टेंजेंट है। मतलब इस तरीके से ये टेंजेंट आपका PQ है और ये आपका यहां पर सेंटर है O, और यहां से आपके पास ये रेडियस है और इस O ने Q को यहां पर कुछ इस तरीके से टच करा हुआ है। क्वेश्चन वाले ने सबसे पहले कहा था कि द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू ए सर्कल, अगर आप लेंथ ऑफ टेंजेंट लेते हैं सर्कल तक की तो वो 24 सेंटीमीटर है। मतलब ये जो लेंथ ऑफ टेंजेंट है, ये लेंथ ऑफ टेंजेंट आपको यहाँ पर 24 सेंटीमीटर की दी हुई है। क्वेश्चन में सबसे पहले आप देख सकते हैं कि ये टेंजेंट की लेंथ है और ये टेंजेंट की लेंथ आपको 24 सेंटीमीटर दी हुई है। एंड द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर, और इस Q तक की जो डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर O वो आपके सामने यहां पर 25 सेंटीमीटर की है। तो द रेडियस ऑफ द सर्कल इस आपको बताना है सर्कल की रेडियस क्या होगी। आप क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले आप जानते हैं कि जो कोई भी रेडियस होती है अगर उसने यहां पर टेंजेंट को टच करा है तो टेंजेंट को टच करने का मतलब वो 90 डिग्री का एंगल बना रही है, क्योंकि वो रेडियस इस टेंजेंट पर परपेंडिकुलर है। तो अगर यहां पर आपका 90 डिग्री का केस बन रहा है तो वी नो दैट रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द, मैं उस रेडियस की बात कर रहा हूं जो रेडियस टेंजेंट को टच हो रही है। तो द रेडियस टच टू द टेंजेंट या मीट्स द टेंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, इज ऑलवेज, वो हमेशा क्या होती है, वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है। और परपेंडिकुलर होने का मतलब आपका यहाँ पे 90 डिग्री वाला केस बन रहा है, और अगर यहां पर 90 डिग्री वाला केस बन रहा है सो वी कैन अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। क्योंकि आप जानते हैं अगर किसी भी एक राइट एंगल ट्रायंगल में, मतलब 90 डिग्री वाला ही राइट एंगल ट्रायंगल होता है, तो आप लोग राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करते हैं। यहाँ 90 डिग्री बन रहा था जिसकी वजह से ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, और राइट एंगल ट्रायंगल की वजह से आप लोग यहाँ पर अपने पाइथागोरस को अप्लाई कर सकते हैं। तो वी कैन अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। सो रिजल्ट आपके सामने क्या मिलेगा कि भाई ये परपेंडिकुलर है, ये यहाँ पर बेस है, और 90 के सामने वाला ये यहाँ पर आपके पास हाइपोटेनियस है। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के इक्वल होता है, ये पाइथागोरस ने कहा था। मतलब ये जो आपके सामने OQ है, ये OQ का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का मतलब OP का स्क्वायर प्लस बेस का मतलब PQ, इस PQ का स्क्वायर। अब यहां पर ये जो OQ है, OQ का मतलब ये वाला, ये 25 सेंटीमीटर है, तो 25 का स्क्वायर इज इक्वल टू OP, ये वाला OP आपको यहां पर नहीं पता, तो OP का स्क्वायर और प्लस PQ का मतलब ये वाला यहां पर 24, तो यहां पर 24 का स्क्वायर। अब 25 का स्क्वायर 625 होता है, यहां पर ये OP का स्क्वायर एज इट इज रहेगा, प्लस ये 24 का स्क्वायर, तो 24 का स्क्वायर होता है 576, ये प्लस का 576 इस तरफ आके माइनस हो गया, तो 625 माइनस का 576 इज इक्वल टू OP का स्क्वायर। अब इसमें से रिड्यूस करोगे 49 आएगा, 49 इज इक्वल टू OP का स्क्वायर। तो अगर आपने स्क्वायर हटाया तो 49 पे
प्लस माइनस के साथ अंडर रूट चढ़ जाएगा, मतलब प्लस माइनस अंडर रूट 49। लेकिन यहाँ पर ओपी एक लेंथ है, एक डिस्टेंस है, और वो डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकती। इसका मतलब हम लोग यहाँ पर इस माइनस को इग्नोर कर देंगे, तो हमारे पास OP इज इक्वल टू प्लस का अंडर रूट 49, जिसका मतलब हमारा 49 का अंडर रूट 7 होता है, तो OP इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर आ गया। मतलब रेडियस ऑफ द सर्कल इज 7 सेंटीमीटर। क्या ये क्वेश्चन आपको समझ आया? उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि इस वाले फिगर में फाइंड द लेंथ ऑफ AP। आपको यहाँ पर इस AP की लेंथ बतानी है कि क्या होगी। वेयर O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, जहां पर ये जो O है वो आपका सेंटर ऑफ सर्कल है। क्वेश्चन वाले ने बस इतना कहा है, क्वेश्चन वाले ने कहा है कि भाई इस वाले फिगर में आप इस AP की लेंथ बताइए जहां पर ये जो O है वो आपका सेंटर ऑफ सर्कल है। अब ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि जो ये BP है, ये BP कुछ और नहीं, यहाँ पर टेंजेंट ऑफ सर्कल है, वो सर्कल का टेंजेंट है। ये जो हमारा OB है वो यहाँ पर रेडियस ऑफ सर्कल है, और ये OP तो हमारे सामने जस्ट एक लाइन सेगमेंट मतलब है। तो सबसे पहले हम लोग देख सकते हैं, क्वेश्चन वाले ने दिया भी हुआ है कि भाई ये OB आपका यहाँ पर इस BP पर परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर होने का मतलब यहाँ पर आपका 90 डिग्री का एंगल बन रहा होगा, और 90 डिग्री बनने की वजह से ये जो आपका BPO है ये या फिर आपका जो PBO है ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि ट्रायंगल BPO इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, या इज ए राइट एंगल। ये आपका यहाँ पर एक राइट एंगल है, और राइट एंगल होने की वजह से आप लोग पाइथागोरस अप्लाई कर सकते हैं। 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनियस, ये परपेंडिकुलर, और ये यहाँ पर बेस, या फिर ये भी परपेंडिकुलर हो सकता है, ये बेस हो सकता है, दोनों में चेंज कर दो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, इसलिए मैंने इस थीटा के सामने यहाँ परपेंडिकुलर लिया। आप कहोगे ये भी तो हो सकता है, हाँ ये भी हो सकता है, इसलिए मैंने कहा कि परपेंडिकुलर और बेस इन दोनों में से कोई सा भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हाइपोटेनियस आपके सामने यही होगा। तो अगर आपके पास ये OP यहाँ पर हाइपोटेनियस है, तो OP का जो स्क्वायर होगा वो यहाँ पर इस OB का स्क्वायर, इस OB का स्क्वायर, और प्लस का यहाँ पर ये वाले BP का स्क्वायर, यहाँ पर ये वाले BP का स्क्वायर। अब OP का स्क्वायर तो हमें फाइंड करना है, और OB हमें यहाँ पर पता है, OB हमें 6 दिया हुआ है, तो 6 का स्क्वायर कर दो, और प्लस का BP मतलब ये वाला 8 भी हमें यहाँ पर दिया हुआ है, तो 8 का भी स्क्वायर कर दो। अब यहाँ पर OP तो ऐसे एज इट इज रहेगा, लेकिन 6 का स्क्वायर 36, और यहाँ पर 8 का स्क्वायर 64। अगर आपने दोनों को सम करा तो दोनों को सम करने पर रिजल्ट आपका 100 आएगा। स्क्वायर हटाओगे तो माइनस नहीं लेना, क्योंकि डिस्टेंस की बात हो रही है, इसलिए OP इज इक्वल टू अंडर रूट 100। सो फाइनली आंसर आपका 10 सेंटीमीटर आ गया। इसका मतलब यहाँ पर OP की लेंथ हमें 10 सेंटीमीटर पता चल गई, लेकिन हमें तो फाइनली इस AP की लेंथ निकालनी है। अब एक छोटी सी बात, क्या मैं इस पूरे के पूरे AP को AO और प्लस का OP लिख सकता हूं? क्या मैं इस पूरे के पूरे AP को AO और प्लस का OP लिख सकता हूं? ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि ये यहाँ पर जो AO है, आपको पता है अगर आप सेंटर से कोई भी लाइन खींच दो सर्कल तक, तो वो आपके सामने रेडियस कहलाती है। इसका मतलब यहाँ पर ये OB अगर रेडियस है, तो ये OA भी क्या होगा? OA भी रेडियस होगा। अगर ये 6 सेंटीमीटर है, तो OA की लेंथ भी कितनी होगी? 6 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि दोनों की दोनों रेडियस ऑफ द सर्कल है, और रेडियस ऑफ सर्कल हमेशा आपस में लेंथ उसकी सेम होती है, क्योंकि तभी तो रेडियस है, तभी तो सर्कल बना। तो AO की लेंथ 6 है, और ये OP की तो अभी आपने फाइंड करी 10, तो यहाँ पर 6 प्लस का 10, फाइनली 16 सेंटीमीटर आपके सामने AP की लेंथ आ गई, जो कि हमें यहाँ पर फाइंड करना था। क्या ये क्वेश्चन आपको समझ आया? उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि इस वाले फिगर में देयर आर 2 कंसेंट्रिक सर्कल। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 कंसेंट्रिक सर्कल है। कंसेंट्रिक सर्कल हम लोग उसे कहते हैं जिसका सेंटर तो सेम होता है, लेकिन रेडियस आपके सामने अलग अलग होती है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों का सेंटर O है, लेकिन इसकी रेडियस ये छोटी सी है और इसकी रेडियस यहाँ पर ये बड़ी सी है, तो उसको कंसेंट्रिक सर्कल कहते हैं। तो देयर आर 2 कंसेंट्रिक सर्कल विद सेंटर O। इसका यहाँ पर सेंटर O है, हमें पता है,
ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। जहां पर इस बड़े वाले की जो रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर है, उसने कहा है क्वेश्चन में, और छोटे वाले का जो रेडियस है वो 3 सेंटीमीटर है। फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P, किसी बाहर वाले एक्सटर्नल पॉइंट P से टेंजेंट PA एंड PB आर ड्रॉन। मैंने एक टेंजेंट PA और एक टेंजेंट PB को ड्रॉन करा गया टू दिस सर्कल, इस सर्कल पे। इफ AP इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, अगर ये मेरी AP की लेंथ यहाँ पर 12 सेंटीमीटर है तो फाइंड द लेंथ ऑफ BP। तो बताइए इस BP की लेंथ यहाँ पर क्या होगी। अब क्वेश्चन वाले ने ध्यान से देखिए आपसे क्या कहा है। क्वेश्चन वाले ने कहा है एक तो बड़े सर्कल की रेडियस, तो एक छोटे सर्कल की रेडियस, एक इस AP की लेंथ दी हुई है, BP की आपसे पूछी है। तो मैं यहाँ पर छोटा सा कंस्ट्रक्शन करूंगा। क्या मैं काम करता हूं, मैं इस OA को ज्वाइन कर देता हूं, मैं इस OB को ज्वाइन कर देता हूं, और मैं यहां पर इस OP को भी ज्वाइन कर देता हूं। मैंने क्या करा, O को A से ज्वाइन करा, क्योंकि ज्वाइन करते ही क्या रिजल्ट मिल जाएगा कि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। मैंने इस O को B से ज्वाइन करा, ज्वाइन करते ही क्या मिल जाएगा कि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, और O को P से ज्वाइन कर दिया, क्योंकि आगे चल के ये हाइपोटेनियस का काम करने वाला है। अब क्वेश्चन वाले ने कहा था कि बड़े वाले सर्कल की जो रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर है, छोटे वाले सर्कल की रेडियस 3 सेंटीमीटर है, और ये AP की लेंथ आपके सामने 12 सेंटीमीटर है। तो बताइए BP क्या होगा। तो सबसे पहले मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पर ज्वाइन करा OA, OB और OP को, और ज्वाइन करते ही मेरा यहाँ पर ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया भाई, PAO, ट्रायंगल PAO इज ए राइट एंगल, ट्रायंगल PAO इज ए राइट एंगल। यहां पर एक राइट एंगल आपका बन गया, जहां पर एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री। आपका 90 डिग्री वाला जो केस है वो एंगल A पर बन रहा है, और आप लोग जानते हो 90 के सामने वाली लाइन को हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और बेस दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो लगा दो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस का मतलब OP, इस वाले OP का स्क्वायर इज इक्वल टू ये वाला OA और ये वाला AP, OA का स्क्वायर और यहां पे प्लस का AP का स्क्वायर। अब OP आपको नहीं पता तो OP एज इट इज रहने दो, लेकिन OA इस बड़े वाले सर्कल की रेडियस है, और बड़े वाले सर्कल की रेडियस आपके पास 5 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर और प्लस का AP का मतलब ये वाली आपके पास लेंथ, और ये कितनी है, ये 12 है, तो यहाँ पर 12 का स्क्वायर। अब ये हो जाएगा OP का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 होता है, और 12 का स्क्वायर 144 होगा। अगर आपने दोनों को प्लस करा 144 और 25 को, तो रिजल्ट आपका यहाँ पर 169 आएगा, और स्क्वायर हटाओगे तो अंडर रूट चढ़ेगा। इसका मतलब OP इज इक्वल टू अंडर रूट में 169, मैंने माइनस नहीं लिया क्योंकि लेंथ की बात हो रही है, डिस्टेंस कभी माइनस में नहीं हो सकती। तो 169 का अंडर रूट 13 सेंटीमीटर आ गया। मतलब यहां पर ये हाइपोटेनियस की लेंथ आपके पास 13 सेंटीमीटर आ गई। अब फिर से वही बात कि भाई अगर आपके पास, अब मैं ऊपर वाले ट्रायंगल से नीचे वाले में आ जाता हूं, और नीचे वाले में आप देख सकते हो यहां पर अगर आपका 90 है तो ये आपका हाइपोटेनियस है, परपेंडिकुलर और बेस दोनों में से कुछ भी हो सकता है, क्योंकि 90 यहां पर है, तो इसको हाइपोटेनियस मत ले लेना ऊपर वाले की तरह। इस बार हाइपोटेनियस आपके पास चेंज हो गया, 90 के सामने आपके पास हाइपोटेनियस ये वाला बन गया। बच्चे यहाँ गलती कर देते हैं, जैसे ऊपर वाले में उन्होंने हाइपोटेनियस लिया था वैसे वो नीचे वाले में भी हाइपोटेनियस ले लेते हैं, लेकिन वो गलती हो जाती है। भाई हाइपोटेनियस आपका 90 के सामने बनता है, अगर 90 डिग्री यहाँ पर है, परपेंडिकुलर यहाँ पर है, तो उसके सामने हाइपोटेनियस आपका ये होगा। तो उसके लिए हम लोग करेंगे इन ट्रायंगल OBP, इन ट्रायंगल OB और P में। अब इन ट्रायंगल OBP में आपका हाइपोटेनियस ये है, तो OP का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बेस कुछ भी हो सकता है, तो हम लोग लिख लेते हैं OB स्क्वायर प्लस ये वाला BP स्क्वायर, OB का स्क्वायर और प्लस ये वाला यहाँ पर BP का स्क्वायर। अब उसके बाद ध्यान से देखिएगा, ये OP का मतलब ये हाइपोटेनियस की लेंथ आपको पता है यहाँ पर 13 है, तो ये हो जाएगा 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू
OB, OB का मतलब ये वाला। अब OB आपके सामने ये छोटे वाले सर्कल की रेडियस है और वो यहां पर आपके पास 3 है, तो 3 का स्क्वायर और प्लस का BP, BP का मतलब ये तो हमें फाइंड करना है, तो BP का स्क्वायर एज इट इज रहेगा। 13 का स्क्वायर 169, 3 का स्क्वायर आपके पास 9 होता है और प्लस का BP स्क्वायर एज इट इज प्लस 9, इस तरफ आके माइनस 169 में से 9 गया, तो 160 इज इक्वल टू बीपी का स्क्वायर, स्क्वायर हटाओगे अंडर रूट आ जाएगा, तो बीपी इज इक्वल टू अंडर रूट 160, 160 के फैक्टर करो, क्या मिलेगा, आई थिंक क्या मिलेगा, 82 जा 160 और 80 के फैक्टर होते हैं 16 5 जा 80, तो 16 का 4 और 5 2 जा 10, 4 अंडर रूट 10, तो यहाँ पर 4 अंडर रूट 10 आपके सामने फाइनल आंसर आ गया। क्या ये क्वेश्चन आपको समझ आया? ओके। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर है कि इन फिगर, इस वाले फिगर में द टेंजेंट एट ए पॉइंट सी, आपके पास एक टेंजेंट है किसी एक पॉइंट सी पर, आप लोग देख सकते हैं ये टेंजेंट है इस पॉइंट सी पर, और ऑफ ए सर्कल, सी ऑफ ए सर्कल, ये सी जो है वो सर्कल का एक पॉइंट है, इस पर आपके सामने टेंजेंट बना हुआ है, एंड ए डायमीटर ए बी, और ये जो ए बी है वो आपके पास यहाँ पर एक डायमीटर है, और व्हेन एक्सटेंडेड इंटरसेक्ट एट पी, जब आप इस डायमीटर को आगे की तरफ इंक्रीज करते हैं तो ये पी को आके यहाँ पर मिलता है, तो इफ पी सी ए इज 110 डिग्री, अगर आपका यहाँ पर पी सी ए मतलब ये पूरा का पूरा एंगल अगर आपका यहाँ पर 110 डिग्री का है, मैं यहां लिख देता हूं ये 110 डिग्री का है, तो आप लोग बताइए सी बी ए क्या होगा, मतलब ये सी बी ए, ये हमें बताना है यहां पर क्या होगा। अब ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को करने से पहले आप उसके पूरे के पूरे क्वेश्चन को अपने ब्रेन में सॉल्व कर लो और उसके बाद फिर लिखना स्टार्ट करो, क्योंकि अगर आपको समझ नहीं आया, आप अपने दिमाग में इस क्वेश्चन को देख के ही नहीं कर सकते, तो फिर आप लिख के क्या कर पाएंगे, क्योंकि आपके जब दिमाग में ही नहीं पता कि नेक्स्ट स्टेप क्या है तो फिर क्या लिखोगे। इसलिए ध्यान से देखो, क्वेश्चन वाले ने कहा यहाँ पर ये पूरा का पूरा 110 डिग्री है, और मैं जानता हूं अगर मैंने यहाँ पर सेंटर से कोई भी एक रेडियस डाल दी टेंजेंट पर तो वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है, मतलब वही तो हमारा चैप्टर चल रहा है, वही तो भी हम लोगों ने थ्योरम देखे कि सेंटर से अगर आपने कोई भी रेडियस डाल दी टेंजेंट पर जो मीट होती है टेंजेंट वाले पॉइंट पर, तो वो 90 डिग्री का एंगल बनाती है, क्योंकि वो राइट एंगल होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो इसका मतलब ये जो यहाँ पर ये वाली रेडियस है ओसी, ये सीपी पर परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर पड़ने की वजह से इतना सा एंगल, सिर्फ ये छोटा वाला एंगल आप देख सकते हैं, सिर्फ ये वाला एंगल आपके पास 90 डिग्री का हो जाएगा। अब एक छोटी सी बात, ये पूरा का पूरा एंगल अगर 110 था और ये छोटा सा सिर्फ 90 हो गया, तो सिर्फ ये वाला एंगल आपके सामने 20 डिग्री का हो जाएगा। अब फिर से देखो, आपको पता है ये भी सर्कल की रेडियस है और ये भी सर्कल की रेडियस है, तो आप लोग जानते हो, ध्यान से देख सकते हो, ये भी रेडियस सर्कल की, ये भी रेडियस सर्कल की, रेडियस हमेशा सेम होती है। यहां पर आपके पास ये एक ट्रायंगल बन रहा है, इस ट्रायंगल में दो लेंथ एक ये वाली आपके सामने सेम है, इसका मतलब ये ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल के अपोजिट साइड भी इक्वल होती हैं और उसके साइड के अपोजिट एंगल भी आपस में इक्वल होते हैं, मतलब अगर ये 20 डिग्री तो ये भी आपका 20 डिग्री। उसके बाद आप लोग देख सकते हो, अगर मैं यहां पर मान लीजिए किसकी बात करूं, मान लीजिए मैं यहां पर किसकी बात करूं, मैं इसकी बात करूं, अगर इस वाले एंगल की अगर यहां पर बात करूंगा, तो इस वाले एंगल में आप लोग देख सकते हैं मैं लगाऊंगा एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल। आप ट्रायंगल के अगर कोई भी एक्सटीरियर एंगल लेते हैं तो वो एंगल जो होता है उसकी अंदर वाली साइड के अपोजिट वाले, उसके अंदर वाली साइड के अलावा बाकी दोनों के दोनों एंगल का सम होता है, मतलब ये वाला एंगल यहां पर इसकी अंदर वाली साइड के अलावा बाकी दोनों के दोनों एंगल, मतलब 20 + 20 40 डिग्री हो जाएगा। अब अगर आपका यहां पर ये 40 डिग्री है तो ये भी आपके सामने सर्कल की रेडियस और ये भी यहां पर आपके पास सर्कल की रेडियस, तो आप लोग देख सकते हो कि सर्कल की रेडियस होने की वजह से दोनों की लेंथ आपस में सेम होगी, मतलब ये भी आपके सामने, अच्छा ये आपके सामने छोटा सा x, ये भी आपके सामने छोटा सा x सेम है, ट्रायंगल का सम करके निकाल लो। यहां पे देखो लिखूंगा तो और बेटर समझ आएगा। सबसे पहले जॉइन ओ सी, जॉइन
OC। अब आपने OC को ज्वाइन करा, इसका मतलब आपने रेडियस को टेंजेंट के साथ ज्वाइन कर दिया। इसका मतलब OC इज परपेंडिकुलर टू CP, OC इज परपेंडिकुलर टू CP। और जैसे ही ये परपेंडिकुलर हुआ, आपका एंगल OCP यहां पर 90 डिग्री का आ गया। अब एक छोटी सी बात, ये पूरा का पूरा PCA 110 था, पूरा का पूरा एंगल PCA 110 था, जो कि रिजल्ट हम लोगों को यहां पर गिवन था। तो अगर हमने पूरे के पूरे PCA में से ये छोटा सा 90 रिड्यूस कर दिया, पूरे के पूरे PCA में से OCP रिड्यूस कर दिया, तो आपके पास ये वाला एंगल आ जाएगा OCA। मतलब अगर आप लोग एंगल इस वाले एंगल को निकालना चाहते हो, तो पूरे के पूरे देखो इस तरीके से है, यहां पर ये वाला रिजल्ट इस तरीके से है। अगर आप लोग यहां पर इस पूरे के पूरे में से ये वाला पार्ट हटा दोगे, तो आपके पास ये वाला पार्ट बचेगा। तो वहां पर भी वही लिखा हुआ है कि अगर आप लोगों ने PCA में से अगर ये OCP माइनस कर दिया, एंगल OCP माइनस कर दिया, तो आपके पास रिजल्ट में ये वाला एंगल आएगा। और इस वाले एंगल का क्या नाम है? OCA। तो यहां तक तो बहुत आसान था, OCA। 110 में से 90 माइनस करा, तो जो एंगल OC है वो आपका यहाँ पर 20 डिग्री के इक्वल आ गया, वो यहाँ पर आपका 20 डिग्री के इक्वल आ गया। अब अगर आपके पास ये 20 डिग्री है, तो ये वाला एंगल भी 20 डिग्री होगा, क्योंकि आप जानते हैं बिकॉज OA, चाहे आप OA को लो चाहे आप OC को लो, OA एंड OC बोथ आर रेडियस, OA एंड OC बोथ आर रेडियस, दोनों की दोनों रेडियस हैं। तो रेडियस होने की वजह से उसके जो अपोजिट एंगल होंगे वो आपस में सेम होंगे। तो OA एंड OC बोथ आर रेडियस, सो इसलिए OCA ट्रायंगल OCA इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, और जिसकी वजह से आपके पास एंगल OCA इक्वल आ जाएगा OAC के, एंगल OCA इक्वल आ जाएगा एंगल OAC के। यहां तक आपको समझ है, क्योंकि भाई आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो अपोजिट एंगल आपस में इक्वल होंगे। सबसे पहले मैंने क्या करा, पूरे 110 में से ये 90 हटाया, तो ये 20, पहला स्टेप ये। इस 20 की वजह से ये भी 20 होगा। दूसरा स्टेप ये, जो कि यहां पर मैं लिखने वाला हूं 20 डिग्री, ये दूसरा स्टेप मैंने बस यहां तक करा है। थर्ड स्टेप में एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू द अपोजिट सम ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ ए ट्रायंगल। इसको लिख लेना, या लिख देता हूं, या आप लोग लिख लेना। एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द अपोजिट एंगल ऑफ ए ट्रायंगल। तो यहां पर ये जो एंगल है BOC, एंगल BOC आपके सामने इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा? OCA प्लस OAC, एंगल OCA और प्लस एंगल OAC। इसका मतलब 20 प्लस 20 ये आपका यहां पर 40 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। तो एंगल BOC आपका यहां पर 40 डिग्री के इक्वल हो गया। अब मैं बात करूंगा इन ट्रायंगल CB और O में। ट्रायंगल CBO में आप लोग देख सकते हो यहां पर ये जो CBO है, मुझे थोड़ा सा स्पेस चाहिए तो मैं काम करता हूं, इस वाले पोर्शन को रफ कर देता हूं। ये जो हमें जहां तक गिवन था यहां तक रफ कर देते हैं। अब ध्यान से देखिए, मैं काम करूंगा इन ट्रायंगल CBO। इन ट्रायंगल CBO में आप जानते हो तीनों के तीनों एंगल का सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। तो CBO, एंगल CBO प्लस BOC, एंगल BOC प्लस OCB, एंगल OCB, इन तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। अब यहां पर ये वाला तो पता है, लेकिन ये दोनों नहीं पता। उसके लिए मैं छोटा सा काम करूंगा। भाई आपके सामने ये भी सेंटर की रेडियस और ये भी सेंटर की रेडियस। अब दोनों सेंटर की रेडियस हैं, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। आइसोसेलेस की वजह से क्या रिजल्ट मिलेगा? भाई आइसोसेलेस की वजह से ये रिजल्ट मिलता है कि उस अपोजिट साइड के जो अपोजिट एंगल होते हैं वो भी आपस में इक्वल होते हैं। इसका मतलब जो ये वाला एंगल होगा वो आपके पास इस वाले एंगल के इक्वल आ जाएगा। तो मेरे को इस वाले एंगल के बारे में नहीं पता,
मैंने इसका नाम भी x दिया और उसका नाम भी x दिया, तो मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा x, ये BOC तो आपके पास 40 डिग्री है, प्लस का OC भी आपके पास x इज इक्वल टू 180। अब x और x आपके पास 2x हो गया, 40 उस तरफ जाके माइनस, तो 180 में से 40 गया तो 140। अब 140 को 2 से डिवाइड करोगे तो 70 आ गया, इसका मतलब x आपके पास 70 डिग्री आ गया। मुझे ये वाला एंगल निकालना था CBA, तो एंगल CBA आपका फाइनली कितना आ गया? देखो, आप CBO बोलो या इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा के CBA बोल दो। भाई आप लोग यहां पर CBO बोलो या CBAO को थोड़ा सा और आगे बढ़ाकर देखो CBOA, आप लोग यहां पर CBO बोलो या फिर CBO को थोड़ा सा और आगे बढ़ाकर CBA बोल दो, तो एंगल CBA आपका फाइनली कितना आ गया? 70 डिग्री। यही हमें फाइंड करना था। तो क्या ये आपको समझ है?